अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अगर हमें किसी ने ज्वाइन किया है तो मुझे काइंडली ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं। जी काइंडली बताइएगा कि कोई मेरी आवाज़ सुन सकता है कि नहीं। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फ़ाइका मसूद है। आई एम gender specialist, youth mind programmer, and I am currently working in as a soft skills trainer and regional head lawyer. तो जनाब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंडसेट के बारे में। मैं काफ़ी अर्सा सोचती रही कि फ़र्स्ट प्रोग्राम किस बारे में होना चाहिए, तो जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा वो माइंडसेट का लगा। तो माइंडसेट के टॉपिक को मैंने काफ़ी अरसे स्टडी किया और इसको बहुत वास्ट नॉलेज गेन किया, रिसर्च की, इस पे अपनी ऑब्जर्वेशन ली और डिफरेंट रिसोर्सेज से इस चीज़ को कलेक्ट किया। और मैं चाहूँगी कि मैं इसको एक कंपाइल को डिलीवर कर लूँ और इसको इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए मैक्सिमम जितना आसान बना सकती हूँ उसको आसान बनाऊँ। तो हम सबसे पहले चल के देखते हैं कि कंटेंट्स क्या होंगे इस प्रोग्राम के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट माइंडसेट। कैटेगरीज क्या है माइंडसेट की, जो कि दो कैटेगरीज हैं, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। कि किस तरीके से हम माइंडसेट को, फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट कर सकते हैं, या अगर है तो उसको मज़ीद कैसे डेवलप किया जा सकता है। और एंड पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है और उसका ग्रोथ माइंडसेट से क्या रिलेशन है। अच्छा जी, हम नोटिस करने में ये बात आती है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने टास्क को बहुत इजीली परफॉर्म कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उन्हीं टास्क को परफॉर्म करने में उनको मुश्किलात का सामना होता है और वो इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर पाते जितने अच्छे तरीके से दूसरे लोग उसको परफॉर्म कर जाते हैं। फिर हमारी यूजुअली ये भी ऑब्जर्वेशन आती है कि इवेंट का रिएक्शन दो लोगों में मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग तो उस पर बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं और वही कुछ और लोग उस चीज़ पे बहुत नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम इनकी वजूहात के ऊपर गौर करना शुरू करें तो जो वजह सबसे बड़ी बीच में निकल के आती है सामने, वो उनका माइंडसेट है। माइंडसेट की वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस के बारे में डिफरेंट बिहेवियर रखता है। तो आइए देखते हैं कि माइंडसेट की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली माइंडसेट इज़ हाउ यू हैव सेट अप योर माइंड टू थिंक। को कैसे सेटअप किया है सोचने के लिए, और ये चीज़ आपकी पूरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को जब मैं किस तरीके से डिलीवर किया जाए तो मैंने काफ़ी इस पे सोचा और मेरे जहन में एक मिसाल आई, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। आई होप उसके थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस कॉन्सेप्ट की। अगर हम रेडियो की मिसाल लें और कुछ फीचर्स के ऊपर गौर करें, आई होप आप लोगों ने रेडियो को इस्तेमाल किया होगा। उसके अंदर एक बॉडी मेन होती है जिसके अंदर एक एंटीना मौजूद होता है और वो एंटीने का काम होता है सिग्नल्स को कैच करना। उसके अलावा एक फ्रिक्वेंसी बटन होता है। आप उस फ्रिक्वेंसी बटन को जिस मोड में हैं उसी मोड में आपको उसी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स आपका रेडियो कैच करना शुरू कर देता है, को सुन पाते हैं। अब मैं चाहूँगी कि आप इन्हीं रेडियोस के 3 फीचर्स को बॉडी के 3 चीज़ों के साथ करें। सबसे पहले रेडियो की मेन बॉडी जो कि आपकी बॉडी है, देन आ जाता है आपका एंटीना। एंटीना क्या है? एंटीना आपका माइंड है। जो आपका माइंड है वो एक एज एन एंटीना एक्ट करता है। अब आ जाती है बात फ्रिक्वेंसी बटन की। फ्रिक्वेंसी बटन इज़ योर माइंड सेट। तीसरी बात ये आ जाती है कि जो सिग्नल्स वो कैच कर रहा है वो सिग्नल्स थॉट्स हैं, रिसीव करता है। दिस इज द वो थॉट्स क्या होती हैं? वो थॉट्स बेसिकली सिग्नल्स की मिसाल रखती हैं रेडियो में। अब फंक्शनिंग देखते हैं रेडियो की कि कैसे होती है। आप रेडियो को ऑन करते हैं, फ्रिक्वेंसी मोड को सर्टन उसमें सेट करते हैं, तो वही फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल्स आपका रेडियो कैच करके आपको ट्रांसमिशन देता है। सिमिलरली आप जो करते हैं उसी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स यानी कि थॉट्स
माइंड कैच करता है और आपकी जो बिहेवियर है उसमें वही चीज़ डिपिक्ट होना शुरू हो जाती है। सो ये है इम्पॉर्टेंस माइंडसेट की हमारी लाइफ में। इस पूरी वीडियो के थ्रू इनडायरेक्टली मैं इम्पॉर्टेंस भी डिस्कस करती रहूँगी और आप उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से माइंडसेट आपकी पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट देता है। अब ये तो होगी माइंडसेट की डेफिनेशन। इसके बाद हम फर्दर एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फर्दर प्रोसेस से रिलेटेड है। मैंने आपको अभी तक ये बताया कि थॉट्स आपके माइंड में आने के सिलसिले तक मैंने इसको डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करूंगी कि उस पे बॉडी के क्या रिएक्शंस होते हैं। जब आप सर्टेन थॉट्स के मुताबिक उस थॉट्स से रिलेटेड सर्टेन फीलिंग्स जो है वो फील करती है, उस फीलिंग्स की बिना पर सर्टेन बिहेवियर शो करते हैं और वो बिहेवियर बुनियाद बनता है, वजह बनता है आपके सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। अब इसमें होता क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये एग्जांपल है। अब मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रा गौर करें। फॉर एग्जांपल, आपने अपना माइंडसेट नेगेटिव रखा है, आपकी तमाम तर थॉट्स जो उससे रिलेटेड होंगी वो नेगेटिव होंगी। उसके बाद नेगेटिव थॉट्स के नतीजे में आप जितनी भी फीलिंग्स फील करेंगे वो नेगेटिव होंगी एंड आपका होगा। एज अ रिजल्ट जो भी कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज आएंगे सामने वो सारे नेगेटिव होंगे। और अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आपकी तमाम तर थॉट्स पॉजिटिव होंगी, आपकी फीलिंग्स अपनी थॉट्स के बारे में पॉजिटिव होंगी, आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा और अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव निकलेंगे। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर माइंडसेट। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। फॉर एग्जांपल, आपके लिए नज़दीक स्मार्ट रहना और फिटनेस, वेट कंट्रोल करना और अपने आप को एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज़ योर माइंडसेट, राइट। अब क्या होगा जनाब कि एक दिन ऐसा आता है आपकी ज़िंदगी में, रूटीन में आप सबसे पहले सुबह उठ के जिम जाते हैं एंड देन ब्रेकफास्ट करते हैं और उससे पहले आप लाइट सा जूस पीते हैं, दूध पीते हैं। तो होगा क्या जनाब कि एक दिन आप उठे हैं और आपने एक्सपीरियंस किया है कि बाहर बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, मौसम जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा लो आ गया है। तो आपकी सबसे पहले फीलिंग क्या होगी? अगर आपने अपना माइंडसेट जो मैंने आपको पहले बताया कि ये रखा है कि एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे एनर्जेटिक रहना है, मुझे फ्रेश रहना है, मैंने वेट लूज़ करना है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपके माइंड के अंदर एक सर्टेन थॉट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। आप कहेंगे आज तो मौसम बहुत खुशगवार है, सबसे पहले उठ के मैं जिम जाता हूँ और आज मौसम दूसरे तमाम मौसमों से मुख्तलिफ हैं। इस किस्म की थॉट्स और इससे रिलेटेड कई और थॉट्स भी आपके जहन में आ सकती है। उसके बाद इन थॉट्स से रिलेटेड आपके जहन में सर्टेन फीलिंग्स आएंगी। उसके बाद वो फीलिंग्स क्या होंगी? आप ये फील करेंगे कि ये जो खुशगवार मौसम है, मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सकता हूँ और मुझे तो आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मौसम इतना खुशगवार है और मज़ा आएगा एक्सरसाइज करने में। इस सोच के साथ ही, इस फीलिंग के साथ ही जो आपको एक मज़ेदार जॉय, खुशी और राहत की फीलिंग आएगी और एक्साइटमेंट की फीलिंग आपके अंदर आएगी, इंथुजियाज़म की फीलिंग आएगी, वो साथ ही आपको मजबूर कर देगी, आपकी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देगी और आप फ़ौरन से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, एकदम एनर्जेटिक हो जाएगी। आप झटके से उठेंगे, उठ के फ्रेश होंगे, दूध जूस पिएंगे और जिम चले जाएंगे। अब इसके पैरेलल हम देखते हैं कि अगर आपने अपना माइंडसेट ये सेट किया हुआ है कि हाँ जिम और एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना हो सकती है, इतने कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका, मतलब हाँ ज़रूरी होता है लेकिन अगर वेट गेन भी हो जाए तो उसका कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका ब्रेन सर्टेन जो है वो थॉट्स जनरेट करेगा उसके मुताबिक। आप कहेंगे आज तो मौसम खुशगवार है, बारिश हो रही है, टेम्परेचर कम हो गया है, नॉर्मली हालात में तो ऐसा नहीं होता, सुस्ती मुझे बढ़ रही है, ये फीलिंग आपकी आना शुरू हो जाएगी। सुस्ती बढ़ रही है, एनर्जी लेवल लो हो रहा है, इस सुहाने मौसम में जिम जाके मुशक्क़त करूँगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मुझे आज रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा और सो लूँ, सर्दी में ही तो सोने का मज़ा आता है। ये आपकी फीलिंग्स आ गई। उसके
इम्पैक्ट क्या आपके ऊपर पड़ेगा कि आपका बिहेवियर ये होगा कि आप बिस्तर में अपनी रज़ाई चादर ऊपर तान के दोबारा से सो जाएंगे। ये है आपका बिहेवियर, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जो टारगेट आपने सेट किया है वो अचीव नहीं होगा, उसके रिएक्शन में आपका वेट गेन भी हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल का भी मसला हो सकता है, आपका बीपी भी बढ़ सकता है, और साथ साथ आपको शुगर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये माइंडसेट, हमारा तमाम तर बिहेवियर की बुनियाद हमारा माइंडसेट होता है, और जैसे भी कॉन्सिक्वेंसेस हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं इस वक्त, वो तमाम डिपेंडेंट हैं माइंडसेट के ऊपर, राइट। प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेते हुए जाते हुए मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि जैसे आप बहुत जो है जैसे ही इसको आगे लेके अगर हम चलें तो इसमें सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई थिंक सिग्नल्स में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से लोड कम होने की वजह से कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ माइंडसेट, ठीक है। कैरल ड्वेक एक बहुत मशहूर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, जो एक बुक की राइटर भी है, जिसका बुक का नाम है माइंडसेट, और ये बुक जो है डिस्कस करती है माइंडसेट आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। अब इन्होंने चंद बच्चों पे रिसर्च की, और उस रिसर्च की बुनियाद पे कुछ फाइंडिंग्स इनकी थी। रिसर्च को अगर हम देखें, एक्सपेरिमेंट को, तो वो एक्सपेरिमेंट बच्चों के ग्रुप लिए, डिफरेंट बच्चों के ग्रुप, और उसमें हर तरह का स्टूडेंट था, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, फर्स्ट आने वाले बच्चे, सब तरह के ग्रेड्स लेने वाले बच्चों को इंक्लूड किया गया। अब हुआ ये कि इन्होंने एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लिया और उन प्रॉब्लम्स को बच्चों को दिया। फॉर एग्जांपल थ्रू गेम पजल्स थे, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ पजल होते हैं, ब्लॉक्स पजल भी आप देख सकते हैं, जिक्सा पजल भी होते हैं, डिफरेंट किस्म के पजल्स, और इसी से रिलेटेड चंद कॉम्प्लेक्स गेम्स बच्चों को दिए। और उनका जो मुशाहिदा था, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उनकी जो फाइंडिंग थी रिसर्च की, वो ये थी कि चंद बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि एक पज़ल हमने कर लिया, इसके बाद हमें यही पज़ल दोबारा दे दीजिए, क्योंकि अगर हमने दूसरा पज़ल लिया तो माइट भी हम उसमें फ़ेल हो जाएं, और अगर हम फेल हो जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। उनकी ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो चाहते ही नहीं थे कोई न्यू एक्सपीरियंस, कोई और कॉम्प्लेक्स चीज़ को एक्सपीरियंस करना। दूसरी तरफ इन्होंने ये देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं इतना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, अभी मैंने एक पज़ल किया है और मुझे अब इससे भी ज़्यादा मुश्किल पज़ल चाहिए, इससे भी डिफरेंट पज़ल चाहिए, मैं उसको भी करना चाहूँ। और जब उनको कहा भी गया कि क्या आप यही पज़ल दोबारा करना चाहोगे, तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, ये तो बेवकूफ़ी की बात है कि मैं एक ही पज़ल बार बार करना शुरू कर दूँ, इसको तो मैंने सीख लिया, अब मुझे मज़ीद दूसरा पज़ल सीखना है। तो ये जो दो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन हैं, बेसिकली जब इनकी वजह देखी गई तो उसके पीछे वजह थी इनका माइंडसेट, जो कि दो तरह का है। जो बच्चे एक ही पज़ल को बार बार करना चाह रहे थे उनका फिक्स माइंडसेट है, और जो बच्चे डिफरेंट पज़ल्स को एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे उनका ग्रोथ माइंडसेट है। तो किस तरीके से ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट एक दूसरे से डिफरेंस होता है, ये हम आगे देखते हैं कि कुछ बच्चों का उस पर बहुत खुशी का इजहार किया और कुछ ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से लिया। तो देखा ये गया कि दोनों के जो बिहेवियर में चैलेंज है, एक उसको अप्रिशिएट कर रहा है और एक उसको अवॉइड कर रहा है। तो वो अवॉइड क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका माइंडसेट चेंज है। अब मैंने आपसे जिक्र किया कि दो तरह के माइंडसेट हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। तो इन दोनों तरह के माइंडसेट के अंदर बेसिकली जो 5 बुनियादी चीज़ें हैं जिनमें इनका डिफरेंस फॉल करता है, और उसी डिफरेंस की वजह से बच्चों का एक्सपीरियंस इसके बारे में अलग था। 5 बुनियादी चीज़ें जो इसमें डिस्कस की गई हैं, जिनकी बेसिस पे डिफरेंस है दोनों माइंडसेट में। पहली आती है स्किल्स, दूसरी आती है चैलेंजेस, तीसरी आती है एफर्ट्स, चौथी फीडबैक और पांचवी सेटबैक्स।
अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्किल्स, आई एम श्योर आपको स्किल्स का अंदाज़ा है सबको कि स्किल्स क्या चीज़ होती हैं। ये नेचुरल टेंडेंसी भी हो सकती है, एप्टीट्यूड भी हो सकती है, आपका टैलेंट भी हो सकता है, और कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपने लर्न की है लाइफ में थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन या नॉलेज। तो जनाब, जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं उनका स्किल्स के बारे में क्या ख्याल होता है? वो ये सोचते हैं कि स्किल्स कोई ऐसी चीज़ है जो आप जिसके साथ जो पैदाइशी तौर पे आपके साथ हैं, इनहेरिट की हैं आपने। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले ये सोचते हैं कि ये हार्ड वर्क का नतीजा होती हैं, स्किल्स हार्ड वर्क का नतीजा होती हैं। उसके बारे में दूसरा ख्याल जो फिक्स माइंडसेट का है स्किल्स के बारे में, वो ये है कि फिक्स्ड होती हैं, यानी कि एक लेवल की स्किल आपके अंदर मौजूद है और उसका लेवल वही रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ, आप उस लेवल को मेंटेन करेंगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वालों की क्या थिंकिंग होती है कि ये स्किल थ्रू आउट द लाइफ इम्प्रूव की जा सकती हैं विद इन टाइम और लर्न की जा सकती हैं। अच्छा जी, चैलेंजेस के बारे में क्या रिएक्शन होता है? रियल लाइफ चैलेंजेस के बारे में दोनों का रिएक्शन भी डिफरेंट है। फिक्स माइंडसेट वाला सोचता है कि ये ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड करना चाहिए, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचता है कि ये ऐसी चीज़ है जिसको एम्ब्रेस करना चाहिए, जिसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिसको एनहांस करना चाहिए। फिर फिक्स माइंडसेट वाला कहता है कि अगर मैंने कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया तो ये मेरी लैक ऑफ स्किल या कॉम्पिटेंसी को शो करेगा, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला ये सोचता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू ग्रो किया जा सकता है। इसके बाद आता है कि फिक्स माइंडसेट वाला क्या करता है कि वो गिव अप कर देता है, इजीली हार मान जाता है। माइंडसेट वाला बहुत परसिस्टेंट होता है, यानी कि परसिस्टेंसी होता है आपकी एबिलिटी कि किस तरीके से आप कांस्टेंट एफर्ट्स पुट इन करते रहे हैं। जैसा कि आपको कछुए और खरगोश की कहानी याद होगी, उसमें कछुआ जो था वो परसिस्टेंस था और जो खरगोश था वो जो है वो बीच में रुक गया था, आपने उसमें वो परसिस्टेंट नहीं था, कॉन्टीन्यूस एफर्ट नहीं पुट इन कर रहा था। अब बात आ जाती है कि एफर्ट्स की, ठीक है। एफर्ट्स में है कि एफर्ट्स पुट इन करना अननेसेसरी, यानी कि ये इतनी ज़रूरी नहीं है, जबकि ग्रोथ माइंड बिल्कुल ज़रूरी है, एसेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बल्कि मेन थिंग है। इसके बाद फिक्स माइंडसेट जो जितने भी हम एफर्ट्स पुट इन करते हैं, हम पुट इन करते हैं जब हम किसी चीज़ में अच्छे ना हो, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला ये सोचता है कि हम एफर्ट्स इसलिए पुट इन करते हैं ताकि हम किसी चीज़ में मास्टर हो जाएं, किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, किसी प्रोफेशन की पीक के ऊपर पहुंच सकते, किसी स्किल की पीक के ऊपर पहुंच सके, उसको मास्टर कर सकें। तो इसलिए हम एफर्ट्स पुट इन करते हैं। फीडबैक, जब उनको फीडबैक दिया जाता है तो दोनों का क्या मुख्तलिफ रिएक्शन होता है। फिक्स माइंडसेट वाले डिफेंसिव हो जाते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि फीडबैक बहुत यूज़फुल होता है। उनका रिएक्शन क्या होता है फिक्स माइंडसेट वाले का कि वो उसको पर्सनल ले जाते हैं कि इस बंदे ने जानबूझ के मेरे अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश की हैं, ये मेरे से कोई नेगेटिव इंटेंशन रखता है, इसकी मुझे लेट डाउन करने की थी नीयत। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या कहता है कि इस चीज़ें से मैं लर्न करूँगा, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ग्रोथ माइंडसेट वाला करता है वो आइडेंटिफाई करता है वो एरियाज़ जिसके अंदर उसको फीडबैक नेगेटिव मिला है और जो पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो चीज़ आइडेंटिफाई करता है। अब आ जाते हैं सेटबैक्स। सेटबैक्स से मुराद होता है आपका लाया अमल। ये पांचवी चीज़ है जिसमें डिफर करता है फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट। सेटबैक के बारे में फिक्स माइंडसेट वाले की ये ख्यालात होते हैं कि वो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या करता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला इसको एज अ वेकअप कॉल डील करता है कि अब मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से हार्ड वर्क करना है और बेटर रिजल्ट्स गेन करने हैं उससे। जबकि फिक्स माइंडसेट वाला डिस्करेज होके बैठ जाता है और हार्ड वर्क का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जनाब, ये मैंने आपसे डिस्कस की है कि फ़िक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या बेसिक 5 बुनियादी डिफरेंसेस होते हैं उनके बिहेवियर में। अब आ जाते हैं जी अगली चीज़ की तरफ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस और अपने ऑब्जर्वेशन की बेस पे मैंने ये चीज़ कंक्लूड की है कि जो डिक्टेटर्स होते हैं उनका डिक्टेटरशिप मोड किस वजह से होता है वो भी उनके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डिक्टेटर्स का फिक्स माइंडसेट होता है। वो नहीं चाहते कि किसी और की गलती उनके ऊपर
उनके ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उनकी लोगों की उनके बारे में राय के ऊपर असरअंदाज हो, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अपना इनपुट देते रहते हैं, लोगों का इनपुट नहीं देते। इसके बरअक्स जो लोग ट्रू लीडर्स होते हैं, स्टीफन आर कोवे की एक बुक है प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप, उसमें वो प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप की बात करता है, यानी कि वो लीडरशिप जो असूलों की बुनियाद पे बेस होती है। तो उसके अंदर वो अगर हम इस टर्म को कॉइन करें यहाँ पे कि प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडर जो होता है वो क्या करता है, वो इस इम्पोर्टेंस का एहसास रखता है कि कैसे मेरी तमाम टीम का फीडबैक, मेरी तमाम टीम का की राय किसी एक टास्क को करने से पहले उनके एफर्ट्स, कंबाइंड एफर्ट्स क्या रिज़ल्ट रखेंगे, जब सबको मिलाएंगे उनके आइडियाज़ आएंगे, उनकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगी, उनके डिसीजंस डिफरेंट आएंगे, तो उस सारी चीज़ों का कंबाइंड रिज़ल्ट कैसे इम्पैक्ट करेगा टास्क में। और उसकी सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ डिफरेंस ये होती है, डिक्टेटरशिप को जब कोई फेलियर महसूस होता है तो वो एक तो वो दूसरों की राय को नहीं लेता, दूसरा अगर वो अपने ही बिहेवियर की वजह से कोई चीज़ एक्सपीरियंस करता है तो उसका सारा का सारा ब्लेम दूसरों पे डाल देता है। जबकि प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडर जो होता है वो जब कोई अचीवमेंट लेता है तो सबको बांटता है, और अगर कोई मसला हो जाए उसके साथ, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई टास्क सही तरह परफॉर्म ना हो, तो तमाम तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद वो ले लेता है। जी मज़ीद आगे चढ़ के देखते हैं कि हमारा बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे जो हैं वो पैदाइशी जितने ज़हीन हैं उतने ही रहते हैं, और ये भी हम सोचते हैं कि कुछ बच्चे ज़हीन होते हैं जबकि दूसरे बच्चे ज़हीन नहीं होते। तो हर बच्चा पैदाइशी ज़हीन होता है। फ़र्क कहाँ लाया करता है उनके एप्टीट्यूड के अंदर, जिसको नेचुरल एबिलिटी या टेंडेंसी भी कहते हैं कि किस तरफ है उनकी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं। सारे बच्चे बचपन से ही क्यूरियस होते हैं, सारे बच्चे जो भी चीज़ लेते हैं वो अपनी ज़बान में उसको मुंह में डालते हैं, और मुंह में डालने के बाद जो है वो उसको एज अ सेंस ऑफ टच यूज़ कर रहे थे अपने टंग को, और उसी के थ्रू वो क्यूरोसिटी को अपनी जो है वो कैटर कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं जनाब कुछ बच्चे ऐसे जो कि, बल्कि कुछ बच्चे नहीं, सब बच्चे ही स्विचेस में उंगली देते हैं, और ये भी वजह उनकी क्यूरोसिटी की होती है। तो हर बच्चा इंटेलिजेंट ही बॉर्न होता है। अब आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि फ़िक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट दोनों में जो डिफरेंस आता है वो उनके बिहेवियर का होता है। जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि सर्टेन थॉट्स होती हैं, उनके नतीजे में एक फीलिंग्स आती हैं, और उन फीलिंग्स की बेसिस पर आपका सारा एक सर्टेन बिहेवियर होता है। तो फिक्स माइंडसेट वाला क्या सोच रहा होता है, उसने अपना तमाम तर फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे शिफ्ट किया होता है, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस लो हुई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी गलतियाँ सामने आ जाएंगी, माइट भी दूसरे लोग ये सोचें कि मेरी स्किल्स कम हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या कहता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला अपना तमाम तर फोकस उस प्रोसेस के ऊपर रख देता है। वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? द एबिलिटी टू लर्निंग प्रोसेस। आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, वो हर चीज़ को उस प्रोसेस के ऊपर डिफ़ाइन कर देता है, जबकि फिक्स माइंडसेट वाला उसके रिजल्ट देख रहा होता है। तो जब भी आप प्रोसेस के ऊपर आते हो तो वो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को टैकल कर पाते हो। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि जो फिक्स माइंडसेट वाला, ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है, वो ये देख रहा होता है कि जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसकी बेसिस पे मैं एक नया नॉलेज लूँगा, नए स्किल्स लर्न करूँगा, कोई मेरा टैलेंट बढ़ेगा मेरा। तो जो फिक्स माइंडसेट वाला होता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है, वो कभी भी जब अपनी लाइफ में कोई जब वो फेलियर को इनकाउंटर करता है, तब भी वो उसके बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में डाउटफुल नहीं होता। जबकि जो फिक्स माइंडसेट वाला होता है, जैसे ही वो फेलियर इनकाउंटर करता है, वो अपनी एबिलिटीज़ के बारे में डाउटफुल हो जाता है। एक और बात जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि जब ये सारा प्रोसेस जा रहा होता है तो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वालों के इमोशंस भी इसके बारे में बहुत डिफरेंट होते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो फिक्स माइंडसेट वाला होता है वो ऑल द टाइम फियर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, डर की कैफियत होती है उसके ऊपर। जबकि जो ग्रोथ माइंड
इंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट फील कर रहा होता है। तो देखिए किस तरीके से, जो मैंने आपको पहले बताया कि माइंडसेट, थॉट्स और बिहेवियर, और फिर उसके बाद एट द एंड आपके कॉन्सिक्वेंसेस पे अफेक्ट करता है। अब हम जो दूसरा इसके अंदर चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, फिक्स से ग्रोथ पे कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। अगर आपका ऑलरेडी ग्रोथ माइंडसेट है तो उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो परेशान हो गए होंगे थोड़ा, कि उनका तो ग्रोथ माइंडसेट नहीं है बल्कि फिक्स माइंडसेट है, तो परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मज़े की बात आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग ये है कि आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हों, आप ज़िंदगी के पहले दिन पे हैं, दूसरे दिन पे हैं, तीसरे दिन पे हैं, किसी भी दिन पे हैं या आखिरी दिन पे एक्सपीरियंस करें, आप अपना उसी दिन अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले तो आपने अगर मैं इसको आपको इस फॉर्म में समझाऊंगी कि अगर आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें सिखानी हैं, और आप उसको एज एन एडल्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं सेम स्ट्रेटजीज़ के थ्रू। सबसे पहले तो आपने अपना माइंडसेट बनाना है, अपने बच्चों का माइंडसेट बनाना है कि स्ट्रगल के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उनको कंफर्ट जोन से निकलने के बाहर आदत डालें, उनको स्ट्रगल करने की, हार्ड वर्क करने की, एफर्ट्स पुट इन करने की आदत डालें। इस तरीके से वो ज़्यादा अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने बच्चों को मिस्टेक्स करने के कॉन्फिडेंस दें। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मिस्टेक करने का कॉन्फिडेंस दें। मेक देम फियरलेस। लोग अपने बच्चों को डरा देते हैं, तुमने मिस्टेक कर दी, तुमने ये कर दिया, तुम्हारा सी ग्रेड आया। उसका पूरी लाइफ के ऊपर उनके इम्पैक्ट आता है कि वो हर प्रोसेस, हर काम, हर टास्क करने से पहले ये सोच रहे होते हैं कहीं हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन इसके बारे में ऑपोजिट ना हो, इसके बारे में कैसा रिएक्शन आएगा, और हम तो अगर फेल हो गए तो फिर तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। जबकि आप हमेशा उनको इनकरेज करें मिस्टेक करने के लिए, और उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप करें कि जितनी वो मिस्टेक करेंगे उतना ही वो लर्न करेंगे। हाँ, बस फ़र्क इतना होना चाहिए कि मिस्टेक से हमेशा सीखना चाहिए, मिस्टेक से हमेशा फीडबैक को देखना चाहिए कि पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ हैं, उनके ऊपर टोटल स्ट्रगल करनी चाहिए, वन बाय वन ईच पे फोकस करके उसका कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहिए। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, एक होता है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क आप किसी और डायरेक्शन में करते जा रहे हैं। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप उसको किसी और ही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ आता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आपके हार्ड वर्क को आसान कर देता है। किस तरीके से कि स्मार्ट वर्क फोकस करता है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट इम्पैक्ट उसके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। हार्ड वर्क कहेगा कि आप जो है ना वो लगे रहो, घंटों बैठ के लगे रहो, बार बार प्रैक्टिस करो ट्रांसलेशन को, और बार बार प्रैक्टिस करो, और जितनी भी आपको गाइड्स मिल सकती हैं दुकान पे उन सब को लेके आएँ और आप उन सब की ट्रांसलेशन कर दें, रट्टा लगा लें। ये चीज़ें आ गई। स्मार्ट वर्क आपको कहेगा कि आप टेंसेस पे फोकस करें, ट्रांसलेशन पे फोकस करें, इनडायरेक्ट पे फोकस करें, और सबके रूल्स पढ़ें, रूल्स को समझें, ज़्यादा टाइम रूल्स पे लगाएं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। और सारा कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करके आप इस प्रोसेस को सीख सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि हार्ड वर्क क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है। हार्ड वर्क ज़रूरी है, मगर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाती है प्रेज़। प्रेज़ में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि प्रेज़ यानी कि किसी को इनकरेज करना, किसी की तारीफ़ करना। तारीफ़ करने के भी डिफरेंट तरीके होने चाहिए। देखा ये क्या है कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है ना वो कम ग्रेड्स लगता है, हम उसको कहते हैं गुड जॉब, यू ट्राइड योर बेस्ट, तुमने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए, वेरी गुड, और ये वो। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के जहन में ये बात बैठ जाती है कि क्या इनकी एक्सपेक्टेशंस ही मेरे से लो थी कि लो ग्रेड पे भी मुझे इस तरह अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर आप इसी चीज़ को रिप्लेस कर दें इस तरीके से कि आप उसको कहें कि आई कैन सी दैट यू हैव ट्राइड हार्ड, मैंने देखा है कि तुमने हार्ड वर्क किया है, तुमने बहुत एफर्ट्स पुट इन किए हैं, लेट्स सी यू इम्प्रूव इन फ्यूचर बाय फोकसिंग ऑन योर मिस्टेक्स। डिफरेंस क्या है? एक में आप उसके रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं और दूसरे में आप उस प्रोसेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जब आपने कहा कि तुमने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया, यू ट्राइड योर बेस्ट, गुड जॉब, गलत पे, तो आपने उसको कहा कि ये तो बहुत अच्छी जॉब है, रिज़ल्ट अच्छा है।
आपने उसके प्रोसेस को करना है। यू ट्राइड वेरी हार्ड, यानी कि जो चीज़ें एफर्ट्स उसने पुट इन किए हैं उस चीज़ को हाईलाइट करें आप, और उसको हाईलाइट करने का नतीजा ये होगा कि वो प्रोसेस के ऊपर इंपॉर्टेंस देगा, ना कि रिज़ल्ट के ऊपर। तो ये तरीका ज़रूर यूज़ करें आप अपने उसके अंदर। दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि डिफरेंट जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट तरीके से लर्न करते हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ डिफ़र करती हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं वो विजुअली लर्न करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, कुछ एजुकेशनल फिल्म्स के थ्रू लर्न कर लेते हैं। जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं वो उनके कानों और माइंड का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जो कुछ सुनते हैं, जो स्टेप्स सुन रहे होते हैं, वो एज इट इज़ वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो जब किसी को और को वो वही काम करता देखते हैं तो वो उसको बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। जो फिल्म्स की बात करनी जाती है एजुकेशनल फिल्म्स में, वो लोग ऐसे लोग होते हैं कि जो ऑडिटरी लर्नर्स भी होते हैं और विजुअल लर्नर्स भी होते हैं। दोनों चीज़ जब कंबाइन होती है उसकी वॉइस और पिक्चर्स, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको लर्न कर सकते हैं। इसमें हम ये भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट, जिसको डिफरेंट पेडागोजीज़ कहा जाता है। फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट ये है कि बजाय इसके कि आप कुछ चीज़ डिलीवर करें बच्चे के, पहले बच्चों को कहें कि आपने कल ये पढ़ के आना है, आपने ये लर्न करके आना है इसके बारे में, वो अपना आप खुद उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में सोचें, उनका ब्रेन एक्टिव हो जाए, उनके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएं, वो प्रोसेस के बारे में सोचना शुरू कर दें। और जब आप उनको डिलीवर करना शुरू करें तो वो ऑलरेडी रिसेप्टिव मोड में बैठे हों, तो वो अच्छी तरीके से उस चीज़ को परसीव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब सबसे एंड आपको बताना, एंड पे तो नहीं, लास्ट कंटेंट हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी का रहता है। उससे पहले मैं आपसे चाहूँगी ये एक चीज़ क्लियर करना कि जो कॉन्सेप्ट है माइंडसेट, उसके बाद थॉट्स के ऊपर आपकी फीलिंग्स के बाद आपका बिहेवियर, और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसमें मैं ये चाहूँगी बताना, ये मैंने हाथों का इसलिए इस्तेमाल किया है कि माइंडसेट के ऊपर आपकी इतनी एनर्जी लगेगी माइंडसेट बनाने में, ठीक है। उसके बाद जब आपके थॉट्स आएंगे वहाँ पे आपका प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा, थॉट्स के ऊपर भी आपकी एनर्जी लगेगी लेकिन माइंडसेट से कम। उसका तरीका ये है कि जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए आप उसको रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट के साथ, और पॉजिटिव थॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। आप अपने दीवारों पे इधर उधर ऐसे मैसेजेस लगाएं जिस तरीके से आपको वही थॉट्स नज़र आएँ। आप उन लोगों के बारे में सोचों को पढ़ना शुरू कर दें जिनका पॉजिटिव माइंडसेट है, या जो वही माइंडसेट रखते हैं, वही गोल रखते हैं, वही एम और विजन रखते हैं जैसा कि आप रखते हैं। तो उस चीज़ को करने की वजह से भी आपका थॉट्स जो है उसका प्रोसेस इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद आ जाता है आपकी फीलिंग्स में आपको एनर्जी फिर और कम पुट इन करना पड़ेगी, और उसके जैसी आपकी थॉट्स होंगी वैसी आपकी फीलिंग्स होंगी। पॉजिटिव थॉट्स होंगी तो पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। इसके दरमियान में भी आपको कभी कभी नेगेटिव फीलिंग्स शो हो सकती हैं। उसका क्या, जैसे ही आप अपने लाइफ में नेगेटिव होते हैं तो बजाय ये कि आप अच्छे लोगों की किताबें पढ़ना, उनको वीडियो में देखना, जो उस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा डालेगा वो ये होगा कि आप ऐसे ही किसी बंदे के साथ जो बहुत एनर्जेटिक है, कामयाब है, माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका पॉजिटिव माइंडसेट है, और फिर स्ट्रॉन्गली वो उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, आप उस बंदे को जाके फिज़िकली मिलें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना शुरू कर दें। इसके अलावा आप आम रूटीन में, जब आपको की आम रूटीन चल रही है तो आप फेसबुक पे ऐसे लोगों को लाइक करें, उनकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ें, आप उनकी फिल्म्स देखें जो ऐसे आपके जैसे माइंडसेट के लोग गुजर चुके हैं, और फिर आप उनको गौर करें, और फिर ऐसे लोगों से दोस्तियां भी करें, उनके व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाएं, शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस। ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी आपको माइंडसेट डेवलप करने में। फिर आ जाता है आपका बिहेवियर। जब आपका बिहेवियर होगा तो वो आपका बिहेवियर पे आपको इतनी एनर्जी पुट इन करनी पड़ेगी क्योंकि आपने उसके पहले प्रोसेस के ऊपर इतनी मेहनत कर ली हुई है। सबसे ज़्यादा एनर्जी, आई अगेन रिपीट, आपको माइंडसेट में लगानी पड़ेगी। उसके बाद आ जाती हैं आपके कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। हालात जो उसके रिजल्ट्स होते हैं उसमें आपको कोई एनर्जी पुट इन नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जब आप इतनी एनर्जीज लगाते हैं उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा इंशाल्लाह। आई होप आपको बड़ा पसंद आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम इसके आखिरी कंटेंट की तरफ जाते हैं जो कि है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली ब्रेन की एबिलिटी है टू चेंज कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट इंडिविजुअल लाइफ। मज़े की बात यह है कि इसकी रिलेशनशिप, सबसे पहले इसको देखते हैं कि जैसे कि इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप एक
ऐप डाउनलोड करते हैं और उसकी सॉफ्टवेयर अपडेशन रिसीव करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसी तरीके से ब्रेन जो है वो हार्डवेयर अपडेट रिसीव करता रहता है। जैसे ही आपने कोई नया टास्क सीखा, जैसे ही आपने कोई नई चीज़ में इंटरेस्ट शो किया, उसको पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, एबिलिटी गेन की, तो साथ ही साथ उस स्किल के गेन करने की वजह से आपकी ब्रेन की शेप चेंज होती जाएगी। और मज़े की बात यह है कि ये प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ रहता है। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये ग्रोथ माइंडसेट के साथ इसका क्या रिलेशन है। बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि टैलेंट, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, ये तीनों चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं, अडॉप्ट की जा सकती हैं, इम्प्रूव की जा सकती हैं थ्रू आउट लाइफ। और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या कहती है, डिटर्मिनेशन से, और न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या कहती है कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की वो एबिलिटी है कि वो अडॉप्ट और डेवलप करता रहता है थ्रू आउट लाइफ। और मज़े की बात यह है कि वो थ्रू आउट लाइफ एट एनी स्टेज पॉसिबल होता है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा प्रोग्राम। अगर आपको पसंद आया प्रोग्राम तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज का ये सिलसिला आगे बढ़ाते जाएं। विजडम इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह अब आपके लिए डेली बेसिस पे डिफरेंट टाइमिंग से, यूजुअली 8 से 8:30 तक या 9 to 9:30 तक आपके लिए ये डिफरेंट प्रोग्राम्स लाता रहेगा, जिसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स जो हैं वो आपको रोज़ कोई ना कोई नई स्किल इम्पार्ट करने का तरीका या ये चीज़ कोई ना कोई नई चीज़ सिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। और अगर कहीं कोई चीज़ आपको गलत लगी, किसी पॉइंट पे आप डिफ़र कर रहे हैं, आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।